हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो मैं क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट 4 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है। इससे पहले पर्टर्बेशन थ्योरी पर वीडियो बनाई हुई है, जहाँ पर मैंने टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है उसको बताया था। यहाँ पर मैं टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है, पर्टर्बेशन क्या होता है, डीजनरेसी नॉन डीजनरेसी, इसको बताऊंगी। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपको नेट पर मिल जाएंगे, जिसमें इसमें आपको फॉर्मूला बताऊंगी, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हैं वो बताऊंगी, और उसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू। आप यहाँ मेरे बारे में देख सकते हैं। मैंने M.sc IIT कानपुर से किया है और ये एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं। तो अब हम देखने वाले हैं पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है। तो पर्टर्बेशन का मतलब ही क्या होता है, स्मॉल डिस्टर्बेंस। यदि हमारे सिस्टम जो हमको पता है, जैसे 1D बॉक्स हो गया या फिर हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, ये तो नॉर्मल एक आइडियल सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन यदि मान लो इस सिस्टम में भी थोड़ा सा पर्टर्बेशन इंक्लूड है, ठीक है, यदि हमने उसको और पोटेंशियल देकर उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है, उसमें स्मॉल डिस्टर्बेंस है, तब हम पर्टर्बेशन थ्योरी यूज़ करते हैं टू सॉल्व द सिस्टम, ठीक है। और जो भी हैमिल्टोनियन होता है उसको हम बोलते हैं पर्टर्बिंग हैमिल्टोनियन, जो कि उस सिस्टम की वीक डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारे दो हैमिल्टोनियन हो गए इस वाले सिस्टम में, एक तो हो गया अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और एक पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ठीक है। क्योंकि इस वाली थ्योरी में हम हैमिल्टोनियन को दो में डिवाइड कर पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर पर्टर्बिंग थ्योरी को यूज़ करते हैं। मान लो ऐसे कोई सिस्टम हो गया जिसमें हमने हैमिल्टोनियन को दो में डिवाइड नहीं कर पाए, ठीक है, ये इस तरह से डिवाइड हो ही नहीं पा रहा, तब हम जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं WKB मेथड और एक वेरिएशनल मेथड। ये भी एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है और ये भी एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है, तीनों ही अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। लेकिन इस वाले में हम हैमिल्टोनियन को दो में डिवाइड नहीं करते, ठीक है। और यदि हम कर पा रहे हैं तो हम पर्टर्बेशन थ्योरी को यूज़ करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट होता है और WKB भी इंपॉर्टेंट होता है, वेरिएशनल भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को निकालने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इस पर्टर्बेशन थ्योरी में क्या होता है कि हमने क्या किया, हैमिल्टोनियन को दो में डिवाइड कर दिया पहले। इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि हमें अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का सॉल्यूशन पता है। तो इस पर्टर्बेशन थ्योरी को हम क्या करते हैं, अननोन सॉल्यूशन से हम अननोन सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं, ठीक है। नोन सॉल्यूशन से हम हमारे जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है उस तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो फ़ायदा हो गया हमें दो में डिवाइड करने का, या हमें सॉल्यूशन पता है, तो इससे हम इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इस पर्टर्बेशन थ्योरी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस पर्टर्बेशन थ्योरी के 2 टाइप्स होते हैं। तो मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है और टाइम डिपेंडेंट होता है। टाइम डिपेंडेंट पे मैंने वीडियो बनाई हुई है और इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो भी मैंने बताए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आज मैं आपको टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी बताने वाली हूँ। इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो नॉन डिजनरेट और डिजनरेट, ठीक है। तो नॉन डिजनरेट का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में सिर्फ उसकी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू एक ही होती है। लेकिन डिजनरेट में क्या होता है, एक से ज़्यादा यदि फंक्शन है तो उनकी एनर्जी आइगन वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिजनरेसी केस। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है और हम कैसे पता लगाएंगे कि ये डिजनरेट है कि नॉन डिजनरेट, क्योंकि हमारे पास दो तरह के हैमिल्टोनियन है, H0 भी और HP भी है, ठीक है। तो ये जो डिजनरेसी डिपेंड करेगी वो H0 पे डिपेंड करेगी, ठीक है। यदि H0 नॉन डिजनरेट है तो इसको बोलेंगे हम नॉन डिजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी, ठीक है। और यदि H0 डिजनरेट है, ठीक है, H0 के जो फंक्शंस है वो डिजनरेट है, तो इसको हम बोलेंगे डिजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है। तो ये डिपेंड HP पे नहीं करता है डिजनरेसी, ये डिपेंड करती है हमारे अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन H0 पे, ओके। अब हम देखते हैं टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, क्योंकि हम टाइम डिपेंडेंट तो देख ही चुके हैं। क्या होता है, यदि हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड कर रहा है या फिर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है। लेकिन यदि हमारा हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन की बात कर रही हूँ मैं, यदि हमारा हैमिल्टोनियन स्टैटिक है और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है। पर्टर्बेशन अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली हमारा जो टोटल हैमिल्टोनियन है वो दो में स्प्लिट हो जाएगा, एक तो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और एक पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। क्योंकि हमें पता है कि जो पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन होता है वो वीक ही होता है, ठीक है। क्योंकि यदि हम लार्ज या फिर हम स्ट्रॉन्ग हैमिल्टोनियन, स्ट्रॉन्ग पर्टर्बेशन की बात करते हैं, तो हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम है वो ही चेंज हो जाएगा, इसलिए हम वीक डिस्टर्बेंस के थ्रू हम पर्टर्बेशन थ्योरी देखते हैं। तो जो पर्टर्बेशन है वो क्या होता है, जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन से काफ़ी कम होता है, ठीक है।
सो जो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट किससे डिपेंड कर रहा है, इस पे। यदि टोटल हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट, और टोटल हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसको बोलते हैं हम टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी। लेकिन यदि हम डिजेनरेसी की बात करते हैं तो इस टाइम इंडिपेंडेंट में डिजेनरेसी डिपेंड करेगी किस पे, एच नॉट पे। यदि एच नॉट डिजेनरेट है तो उसको बोलेंगे डिजेनरेट केस, और यदि नॉन डिजेनरेट है एच नॉट तो उसको बोलेंगे नॉन डिजेनरेट केस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नॉन डिजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। अब हम देखते हैं नॉन डिजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब तो ये हुआ कि टोटल जो सिस्टम है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन नॉन डिजनरेट का मतलब ये हो गया कि जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो क्या है, नॉन डिजनरेट है। इसका मतलब कि एक आइगन फंक्शन के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू होगी, मतलब एक आइगन फंक्शन की एक से ज़्यादा एनर्जी आइगन वैल्यूज नहीं हो सकती है। एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू होगी और इससे ज़्यादा नहीं होगी तो उसको हम बोलते हैं नॉन डिजनरेट केस। ठीक है, अब हमने इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब जब भी आपको ये जीरो दिख जाता है सिस्टम में, इसका मतलब ये है क्या है कि वो सिस्टम क्या है, अनपर्टर्ब्ड है, अब तक उसमें कोई परटर्बेशन अप्लाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये वाला हैमिल्टोनियन कौन सा हो गया, अनपर्टर्ब्ड। तो हम यहाँ पर जो हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको अप्लाई करते हैं। तो हमने अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन ले लिया, उसको अनपर्टर्ब्ड जो हमारा फंक्शन है, ये भी नॉट, इसका मतलब क्या है, अनपर्टर्ब्ड ही सिस्टम है। ठीक है, उस पर अप्लाई कर दिया, और जब जैसे अप्लाई करते तो हमें पता है कि ये क्या हैमिल्टोनियन है, तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या देगा, ये एनर्जी आइगन वैल्यू वो भी कैसी होनी चाहिए, अनपर्टर्ब्ड, और वापस से क्या दे देगा, यदि वही फंक्शन वापस से आ जाता है तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन। तो साई एन जीरो क्या होगा, अनपर्टर्ब्ड आइगन फंक्शन, और ए एन जीरो क्या हो जाएगा फिर, वो अनपर्टर्ब्ड आइगन एनर्जी। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम क्या है, अनपर्टर्ब्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो जीरो जीरो ही आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे परटर्ब्ड में कैसा आता है। ठीक है, जब भी परटर्ब्ड होगा तो हम जीरो अप्लाई नहीं करेंगे, तो इस तरह से हम परटर्ब्ड और अनपर्टर्ब्ड को डिस्टिंग्विश करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको नेट में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको क्या होता है ये तो समझ में आ गया, लेकिन नेट में क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पूछेंगे, या फिर सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पूछेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, या फिर फर्स्ट ऑर्डर आइगन वेव फंक्शन पूछ सकते हैं। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चन ही इस पर बनते हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्मुलेज भी देख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसकी डेरिवेशन भी आपको बताऊंगी। तो पहले अपन इसका फॉर्मुले देख लेते हैं। मैं करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को देखते हैं। जब भी हम फर्स्ट की बात करेंगे तो ऊपर 1 लगाएंगे, और सेकंड ऑर्डर में अपन ऊपर क्या लगाने वाले हैं, 2 लगाएंगे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को डिनोट कर रहा है, और ये हमारा सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये परटर्बेशन थ्योरी है तो हमें जो भी नोन चीज़ें हैं ना उससे ये हम इन करेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। नोन क्या है, हमें अनपर्टर्ब्ड आइगन फंक्शन पता है। ठीक है, ये हमारा अनपर्टर्ब्ड आइगन फंक्शन है, इससे हम क्या निकालेंगे, एनर्जी फंक्शन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने वाले हैं परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। ये हमारा परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। आप इसको एच पी भी लिख सकते हो और इसको एच प्राइम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एच पर एच प्राइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लैम्डा का डिफरेंस है, और लैम्डा क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। मानकर चलो एच पी हमारा ये है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट तो लैम्डा को डिनोट कर रहा है, और ये जो हमारा ऑपरेटर है ये हमारा एच प्राइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आप ये यदि आप यहाँ पर एच पी लिखते हो तो याद रखना कि यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट बाहर आएगा, और यदि एच प्राइम लिखते हो तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर कोई ऑपरेटर ही रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एच पी और एच प्राइम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। एच प्राइम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए हम यहाँ पर जो भी आइगन स्टेट लेंगे वो कौन से लेंगे, अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट लेंगे। पर्टर्ब्ड इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है, सिर्फ हमें अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट के बारे में पता है। इसलिए यहाँ पर भी हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए यहाँ पर जो भी चीज़ लेते हैं वो क्या लिखेंगे, अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट। तो याद रखना है यहाँ पर क्या आएगा, साई एन जीरो एच प्राइम साई एन जीरो। अब यहाँ पर एन क्या है, ये nth लेवल को डिनोट कर रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि nth लेवल का आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है, तो हम यहाँ पर nth लेवल का ही आइगन स्टेट रखनी होगी, लेकिन अनपर्टर्ब्ड, और फिर उसको एच प्राइम के साथ क्या करना है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे कि आपसे बोल दिया कि सेकंड ऑर्डर एनर्जी निकालनी है, ये जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की सेकंड एनर्जी लेवल का फर्स्ट ऑर्डर निकालना है। सेकंड स्टेट के लिए फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे, साइन 2 लिखोगे, 0 करना है, फिर एच प्राइम जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड देन साइन 2 0। ठीक है, और ये साइन 2 क्या होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो सेकंड स्टेट होगी उसका अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन से और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब याद रखना है ये फॉर्मूला तब यूज़ लेना है जब हमारा ये साइन एन 0 है वो नॉर्मलाइज है।
यदि नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करना है, और नॉर्मलाइज करने के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं, डिवाइड में हम साइन जीरो और साइन जीरो कर देते हैं, ठीक है। कैट और ब्रा को अब एक साथ हम लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा नॉर्मलाइज्ड। अब हम सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन देखते हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो ऊपर क्या आएगा 2, एनएस लेवल के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई एन, क्योंकि एनएस लेवल के लिए तो डिनोमीटर में भी हम क्या लिखते हैं ई एन जीरो पहले लिखते हैं, फिर माइनस का कर देते हैं हम ई एम जीरो, मतलब एम क्या है, एन के अलावा जो भी एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। समीशन करेंगे हम क्या, एम इज नॉट इक्वल्स टू एन, और ऊपर क्या लिखते हैं साइन एम एच प्राइम साइन एन जीरो, ये मॉड का स्क्वायर, ठीक है। यदि यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एन आता है पहले, फिर उसको एच प्राइम से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ब्रा में क्या लिखते हैं साई एम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि दो लेवल है, एक तो हो गया एन और एक हो गया एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाली लेवल की एनर्जी एगन फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, और इसके अलावा एन के अलावा जो भी होगा वो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एन के अलावा कौन है, एन प्लस वन, तो यहाँ पर साई एम क्या बन जाएगा, एन प्लस वन वाला बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और उसका भी क्या हो जाएगा मॉड का स्क्वायर, मतलब एच प्राइम का वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो है ही, लेकिन यहाँ पर हम पहले तो साई एन लिख रहे हैं, और एक साई एन के अलावा जो भी स्टेट है वो साई एम यहाँ पर आ जाएगा कि मॉड का स्क्वायर, ठीक है। टोटल एनर्जी देख लेते हैं। यदि आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पूछा है तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यदि टोटल एनर्जी पूछ लिया है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ई एन लिखना है, फिर ई एन जीरो रखना है, प्लस के लैम्डा रखना है, और साई एन जीरो एच प्राइम साई एन जीरो करना है। तो लैम्डा अंदर आ जाएगा तो वही एच पी बन जाएगा, तो मैंने पहले ही बोला था आप एच पी भी रख सकते हैं और एच प्राइम भी याद रख सकते हैं। तो साई एन जीरो एच पी अपॉन साई एन जीरो, तो ये हो गया एच पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्लस यहाँ पर हमको सेकंड ऑर्डर करेक्शन लिखना है तो क्या हो जाएगा ई समीशन ऑफ एम इज नॉट इक्वल्स टू एन साई एम एच पी साई एन जीरो के मॉड का स्क्वायर अपॉन में ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो, तो ये होता है हमारी टोटल एनर्जी, ठीक है। तो यदि आपसे ऐसे पूछा है कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन तक ही टोटल एनर्जी निकालनी है तो आपको इसको याद रखना नहीं है, सिर्फ यही याद रखना है, ई एन इक्वल्स टू क्या होगा ई एन जीरो प्लस के ब्रा में साई एन जीरो एच पी कैट में साई एन जीरो, ठीक है। और यदि ऐसे पूछे सेकंड ऑर्डर तक आप टोटल एनर्जी निकालो तो आपको ये पूरा पहले निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एंड देन फिर उसको टोटल करना पड़ेगा। सो अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर आइगन फंक्शन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये सेकंड ऑर्डर की फॉर्मूले जैसा ही होता है, बस यहाँ पर मॉड का स्क्वायर नहीं आता है और यहाँ पर ये टर्म नहीं ऐड हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है साई एन, क्योंकि साई एन क्या है nth लेवल का आइगन फंक्शन, तो ये जब भी हम जनरल वे में बात करते हैं तो हम कौन सा लेते हैं nth लेवल ही लेते हैं, तो ये हो गया nth लेवल का आइगन फंक्शन, उसका निकाल रहे हैं हम क्या फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो इसलिए हम ऊपर क्या लिखेंगे फर्स्ट लिख देंगे, इक्वल्स टू क्या होगा समीशन में m इज नॉट इक्वल्स टू n, ठीक है। तो यदि n के अलावा और भी लेवल्स हैं तो वो किस में काउंट होंगे, m में काउंट होते हैं वो, ठीक है। तो m यदि कोई पूछे क्या होता है, n के अलावा जो भी जितने भी लेवल्स गिवन है क्वेश्चंस में वो क्या होंगे हमारे m, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कैट में साई एम जीरो एच प्राइम साई एन जीरो अपॉन में ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो, और यहाँ पर कौन सा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आइगन स्टेट कौन सी आ जाएगी ई एम की, mth लेवल की, ठीक है। तो साई एम जीरो, ठीक है। तो ये वाली कौन सी हो गई अनपर्टर्ब्ड आइगन फंक्शन, ठीक है। यदि हमको टोटल पूछा है तो टोटल क्या हो जाएगा साई एन इक्वल्स टू में अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट प्लस पर्टर्ब्ड आइगन स्टेट का फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल वेव फंक्शन हो जाएगा, कहाँ तक, फर्स्ट ऑर्डर तक हमारा ये टोटल वेव फंक्शन हो गया फर्स्ट ऑर्डर तक, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एचपी के फॉर्म में भी हम इसको वेव फंक्शन को लिख सकते हैं। नॉन जो डिजनरेसी है उसका हम डेरिवेशन देखते हैं, जिसने भी डेरिवेशन देख रखा है या जिसको आता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट जो भी हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट है उस पर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको फॉर्मूले याद भी नहीं रहते हैं और डेरिवेशन पता है तो आप फॉर्मूले ड्राइव भी कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन जिसको आता है वो स्किप भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एज्यूम करने वाले हैं, क्या एज्यूम करेंगे, जो भी हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू होती है और आइगन स्टेट होते हैं उनका हम पावर सीरीज एक्सपेंशन करके ही हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। तो हमको पता है कि जो हैमिल्टोनियन होता है, क्योंकि ये पर्टर्बेशन थ्योरी है, तो एक तो अनपर्टर्ब्ड पार्ट होगा और एक पर्टर्ब्ड पार्ट होगा जिसको हम एचपी से डिनोट करते हैं, या फिर इस एचपी को हम लैम्डा एच प्राइम भी लिख सकते हैं, जहाँ पर लैम्डा कुछ नहीं है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एक से कम है, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो आइगन स्टेट होती है उसको एक्सपेंड करेंगे लैम्डा की टर्म में, तो साइन एन जीरो प्लस लैम्डा साइन एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर साइन एन टू, तो ये साइन एन जीरो क्योंकि जीरो लिखा हुआ है तो ये क्या है, एक अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट है, और वन ऊपर है तो ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वाली आइगन स्टेट, और टू है तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन वाली आइगन स्टेट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एनर्जी आइगन वैल्यू को भी लैम्डा की टर्म में एक्सपेंड करेंगे, ये सब कुछ एजम्पशन है और यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ई एन क्या होगा, ई एन जीरो प्लस लैम्डा ई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन टू, ई एन जीरो तो ये अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट है,
EN1 इज फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, EN2 इज सेकंड ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ये चीज़ है, ये जो भी है हमारे, इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें हम पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है H psi n इक्वल्स टू EN psi n। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमने अभी पावर सीरीज एक्सपेंशन किया और इसमें भी उसको हम पुट कर देंगे। तो हमने पुट कर दिया, H क्या था, H नॉट प्लस लैम्डा H प्राइम, psi n क्या था, psi n 0 प्लस लैम्डा psi n 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर psi n 2, EN की जगह क्या लिखेंगे, EN 0 प्लस लैम्डा EN 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर EN 2, और वापस इस psi n को क्या लिख देंगे, psi n 0 प्लस लैम्डा 1 psi n 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर psi n 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लैम्डा की टर्म्स को कंपेयर करते हैं। तो विदाउट लैम्डा वाली टर्म को फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन निकल के आती है H नॉट psi n 0 इक्वल्स टू EN 0 psi n 0। क्योंकि यहाँ पर 0 0 है, इसका मतलब क्या है, अनपर्टर्ब सिस्टम की इक्वेशन है, मतलब उस टाइम हमारा सिस्टम पर्टर्ब नहीं हुआ है, वैसे वाली इक्वेशन जो बनकर आती है वो इक्वेशन यहाँ पर निकल के आएगी। ठीक है, हम लैम्डा 1 की इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ये इक्वेशन निकल के आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि यहीं से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे EN1 और psi n1 का। ठीक है, यदि हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है EN1 का, तो कैसे करेंगे, हम इसमें इस वाली इक्वेशन में यदि हम ब्रा psi n 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और हम क्या निकाल सकते हैं, EN1 निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म में फर्स्टली क्या करते हैं, ब्रा psi n 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए क्या करते हैं, psi n 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो हमने psi n 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हर्मिशन ऑपरेटर है, ये H प्राइम है, H1 है, क्या है, ये हमारा पर्टर्ब्ड पार्ट है। ये EN हो गया क्योंकि EN और EN 0 क्या कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएंगे, और क्या लिख देंगे इसको, कैट ऑफ psi n 0 ब्रा psi n 0 कैट psi n 0 प्लस EN 0 कैट ब्रा में psi n 0 और कैट में psi n 1। जो भी हमारी ये psi n है, ये क्या है, एक आइगन स्टेट है, और ये ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन क्या कहती है कि यदि नीचे की तरफ n है, nth एनर्जी लेवल है, और वो उसी nth एनर्जी लेवल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 1। और यदि psi n किसी और फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये nth है और ये mth किसी अदर एनर्जी लेवल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ऊपर। ठीक है, यदि nth लेवल है तो 0 नहीं होगा, जैसे ये है, तो इसके आंसर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि nth लेवल भी है और 0th ऑर्डर भी है, तो हम इसको डायरेक्ट ही 1 लिख देंगे। लेकिन यदि nth लेवल है और हमको इसका ऑर्डर अलग अलग दे रखा है, तो इसके वैल्यू 0 नहीं आएगी, और ना ही इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, सो हम इसको इस तरह से ही रहने देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, psi n 0 था और ये psi n 0 था, तो इसको हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 1, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन को फुलफिल करे, तो ये क्या आ जाएगा, EN1। लेकिन ये nth एनर्जी लेवल का तो है ही, लेकिन इसके ऑर्डर में डिफरेंस है, तो हम इसको psi n 0 1 और psi n 0 psi n 1 में ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं हम। तो इसमें क्या, ये हर्मिशन ऑपरेटर है। हर्मिशन ऑपरेटर कैट पर भी सेम ही अप्लाई होता है और ब्रा पे भी सेम ही अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि कैट पे अप्लाई कर देंगे और ब्रा पे अप्लाई करेंगे तो उनमें माइनस का डिफरेंस आता है, नहीं। ठीक है, तो सेम ही तरह से ये अप्लाई होता है। तो ये H नॉट को हम psi n 0 पे अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें psi n 1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, नॉन डिजनरेसी केस में पावर सीरीज का एक्सपेंड करके देख रहे हैं, और psi n 1 ये हमने खुद से अज्यूम किया है, तो हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको इस पर अप्लाई करेंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से ही देखा, यदि हमने इसको इस तरह से अप्लाई किया है तो आंसर क्या आएगा, EN 0 psi n 0। ठीक है, यदि हमने इसको ब्रा पे अप्लाई किया है तो आंसर क्या आएगा, EN 0 psi n 0। ठीक है, क्योंकि EN 0 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही लिखेंगे, और ये psi n 0 psi n 1 के साथ रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस नहीं होगा, कटेगा नहीं। ठीक है, तो psi n 0 क्योंकि nth लेवल पर है, 0 और 1 को इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ये हमें H1 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको इस तरह से ही रहने देंगे। ठीक है, तो हम देखा, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, ये चीज अब कैंसिल हो जाएगी, पहले कैंसिल नहीं होती है। ठीक है, लोग डेरिवेशन में क्या करते हैं, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, बोलते हैं कि ये 0 ऑर्डर है और 1th ऑर्डर है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। नहीं, ये जब राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर होने की वजह से ये टर्म कैंसिल होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये टर्म। तो यही हमारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, EN1 इक्वल्स टू psi n 0 H प्राइम psi n 0। ठीक है, जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आइगन स्टेट होती है वो क्या होती है, 0th ऑर्डर में होती है, या फिर अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट होती है, और अंदर की तरफ क्या होता है, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। अब हम सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन देखते हैं। सेम हम लैम्डा 2 के लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक डेरिवेशन निकल के आएगा और आंसर इसका ये आएगा। आपका डेरिवेशन ना तो MSc में होता है ये, लेकिन आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर भी सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ही आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत लंबा डेरिवेशन है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन हम पहले ही देख चुके हैं, क्या होता है, EN2 इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन ऑफ M इज नॉट इक्वल्स टू N, M N के बराबर नहीं होना चाहिए। तब क्या करेंगे, ब्रा में लिखेंगे हम psi m H प्राइम psi n 0 के मॉड का स्क्वायर अपॉन में आएगा EN 0 माइनस EN 0। यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी
यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n आएगा, आगे ये याद रखना है कि m यहाँ पर नहीं आता, n यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा है 2 के लिए निकालना है सेकंड ऑर्डर करेक्शन, तो नीचे की तरफ E2 0 आएगा और अदर कोई टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। यदि आपको टोटल एनर्जी पूछता है और सेकंड ऑर्डर तक पूछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, En0 रखना पड़ेगा पहले, प्लस लैम्डा En1, और En1 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा फॉर्मूला था वो, उससे हम En1 को निकालेंगे, प्लस यहाँ पर लैम्डा 2 आएगा, लैम्डा 2, और क्या हो जाएगा En2, और En2 को कैसे निकालेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एनर्जी हो गई। वैसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर निकालो या फिर सेकंड ऑर्डर निकालो। टोटल एनर्जी बहुत कम पूछते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी पूछता है तो आपको En0 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर आइगन फंक्शन, जिसको हम लिखेंगे साइन n1। जब भी हम साइन n1 निकालते हैं तो साइन m0 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे en1 की टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और साइन n1 निकालना ईजियर हो जागा। तो एक बार हम इक्वेशन देख लेते हैं और फिर क्यों हम साइन m0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सो ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर आइगन स्टेट, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमको ये निकालना है, तो ये वाला टर्म तो हमें चाहिए, लेकिन यदि हम इसको किसी तरह से कैंसिल आउट कर देंगे तो इसको निकालना ईजियर हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है ये 0th ऑर्डर में है, तो यहाँ पर 0th ऑर्डर लेंगे और ऐसा फंक्शन लेंगे जिससे ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन को फुलफिल करे। यदि हम इसमें साइन m ले लेते हैं और ये तो साइन n0 पहले से ही है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका 0th ऑर्डर लेना इंपॉर्टेंट है जिससे कि ये टर्म कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो यदि ऊपर 0 होता है और सेम फंक्शन होता है तो इधर इसका आंसर 1 आता है, और यदि यहाँ पर कोई अदर स्टेट होती है और ऑर्डर 0 ही है तो इसका आंसर कितना आता है, 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए हम इसको साइन m0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन m0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने साइन m0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमको पता है कि साई m है यहाँ पर और ये साई n है, तो अब ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 0th ऑर्डर में है और ये 1th ऑर्डर में है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू नहीं पता है तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, हम इसको इस तरह से ही रहने देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमको पता है ये हर्मिशन ऑपरेटर है, ये कैट पर और बराबर सेम ऑपरेट होता है, लेकिन हमें साइन m0 की ही वैल्यू पता है और इसको ऑपरेट करना आता है, तो हम इसको इस तरह से ऑपरेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, em0 यहाँ पर ये अंदर की तरफ चल जाएगा, साइन m0 साइन n1 हो जाएगा। एच प्राइम के बारे में हमें पता नहीं तो इसको इस तरह से रहने देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा क्या, en0 साइन m0 साइन n1, ठीक है। ये साइन m0 ये वाले टर्म सेम है तो हम इन दोनों को साथ लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा ये en0 em0 साइन m0 साइन n1, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, ये टर्म हम इसको इधर की तरफ ले गए हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा टर्म, ओके। अब ये साइन m0 साइन n1 कैंसिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये नीचे की तरफ चल जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो ये टर्म बिल्कुल ही नहीं चाहिए, हमको सिर्फ साइन n1 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन m0 से इसका स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे साइन m0 से, ठीक है, ठीक है। तो हमको इस तरह से, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, साइन n1 क्या होगा, इसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन n1 ही आएगा। और इस यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन m0 से, तो हमने इसको साइन m0 से लिख दिया है। तो जैसे हम यूनिट वेक्टर को साइन m0 इस स्केलर प्रोडक्ट में लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हमको पता है ये वाली वैल्यू हमने निकाली है, ये क्या होती है, ये होती है, इसको यहाँ पर लिख देंगे और साइन m0 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर आइगन स्टेट निकल जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सेकंड ऑर्डर की तरह ही है, बस यहाँ पर क्या नहीं आता, स्क्वायर नहीं आता है और ये टर्म एक्स्ट्रा आती है। तो क्या आएगा, साइन m0 h प्राइम साइन n0 अपॉन में en0 माइनस em0 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे कैट फॉर्म में साइन m0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर आइगन फंक्शन। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नेट में आए हैं और इन फॉर्मूलेस को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो नेट में क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इफ द परटर्बेशन h प्राइम इक्वल्स टू ax वेयर a इज कांस्टेंट इज एडेड टू इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, और किस तरह से इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है वो गिवन है, ये दे रखा है x क्या है 0 to पाई, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है और अदरवाइज पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। वहाँ पर हमने परटर्बेशन ऐड किया, कितना, h प्राइम इक्वल्स टू ax है। सो क्वेश्चन क्या है, द करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट ऑर्डर इन a इज, सो हमें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हमको पता है क्या होता है, साई n0 h प्राइम साई n0, ठीक है। लेकिन ये ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, साई 10 h प्राइम साई 10, ठीक है। यहाँ पर हमें साई 10 नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि ये सिस्टम कौन सा है, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, और इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए हमें पता है फंक्शन क्या होता है, √2/a, या a क्या है, इस स्क्वायर की लेंथ, यहाँ पर 0 to पाई दे रखी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, पाई साइन n पाई x/a, a क्या है यहाँ पर, पाई, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा तो ये हो जाएगा √2/a साइन n पाई। लेकिन हमें ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है तो n की जगह क्या रख देंगे, 1, तो साइन 1 कितना हो जाएगा, √2/पाई साइन x, ठीक है।
एन की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एनर्जी के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या हो जाएगा, साई 1 0 एच प्राइम साई 1 0, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, साई 1 0 एच प्राइम साई 1 0 क्या होगा, √2 अपॉन ए की जगह हमने क्या रख दिया, पाई साई साइन एक्स, ठीक है, एच प्राइम की जगह ए एक्स रख दिया, और ये क्या हो जाएगा, √2 अपॉन पाई साइन एक्स। और ये क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू हुई है, इसको इंटीग्रेशन में रख देंगे, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह से रखा जाएगा, इस तरह से रखा जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो हम उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में 2 पाई मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 पाई सिर्फ 2 पाई आ जाएगा, साइन एक्स ए एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको पता है ये कांस्टेंट है, 2a अपॉन पाई बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, क्योंकि हमें गिवन नहीं है, तो जो पर्टर्बेशन कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है, 0 to पाई तक लगा हुआ है, तो हम इसको 0 to पाई ही लिखेंगे। अदरवाइज यदि पर्टर्बेशन दे रखा कि यहाँ से यहाँ तक की पर्टर्बेशन लगा हुआ है, तो हम वो लिमिट रखते हैं पर्टर्बेशन की, यहाँ पर कोई गिवन नहीं है, तो हम 0 to पाई रखेंगे, एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स रखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x, तो हमने इसको 1 माइनस कॉस 2x रखा, और यहाँ पर क्या है, ए अपॉन पाई रखा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x से x मल्टीप्लाई कर दिया और x यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x² 2, और ये हम वो जो आइलेट वाला इक्वेशन होती है हमारी, सॉरी आइलेट वाली टर्म होती है कि कौन सी, किसको हम फर्स्ट मानेंगे किसको हम सेकंड, तो ये अर्थमेटिक इक्वेशन है, तो x रखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम क्या लिख देंगे, सेकंड रख देंगे, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट को हम फर्स्ट ही रहने देंगे, ठीक है, और सेकंड को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने पर ये आ जाएगा, माइनस करेंगे, फिर 0 to पाई रखेंगे, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और वापस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब वापस से इस वाले टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाती है। अब जो आंसर आएगा वो सिर्फ इसकी वजह से आता है, तो क्या आ जाएगा, a पाई अपॉन 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, a पाई अपॉन 2, तो इसका सही आंसर होगा a, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एन अनपर्टर्ब्ड 2 लेवल सिस्टम हैज एनर्जी आइगन वैल्यू E1 एंड E2, आइगन फंक्शन दे रखा है 1001, व्हेन पर्टर्ब्ड टोटल हैमिल्टोनियन दे रखा है E1 a स्टार, यहाँ पर आएगा E2, देन फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम नहीं दे रखा, लेकिन आपको आइगन फंक्शन पहले से ही गिवन है, ठीक है, और टोटल हैमिल्टोनियन भी इन्होंने दे रखा है, तो इस टोटल हैमिल्टोनियन से हम क्या निकाल सकते हैं, पर्टर्ब्ड पार्ट निकाल सकते हैं। तो टोटल हैमिल्टोनियन दे रखा है E1 a, क्यों निकाल सकते हैं पर्टर्ब्ड पार्ट, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में हम पर्टर्ब्ड पार्ट ही रखते हैं, ठीक है। हमको पता है E1 और E2 क्या है, इज अ एनर्जी आइगन वैल्यू इन द अनपर्टर्ब्ड स्टेट, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, E1 0 0 E2 प्लस 0 a स्टार 0, तो ये हो जाएगा हमारा H0 और ये हो जाएगा हमारा HP। यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी निकाल देंगे, क्या होता है, साइन फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ना, तो यहाँ पर ये जो कुछ भी हो सकता है 1 है, तो इसको हम 1 ही लिख देते हैं, ठीक है, 1 0 HP साइन 1 साइन बोल रही हूँ मैं, साइन 1 0, ठीक है। हमको पता है फर्स्ट है तो यहाँ पर भी फर्स्ट ही आना चाहिए, ठीक है। सेकंड के लिए निकालना है तो यहाँ पर साइन 2 आएगा, HP साइन 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा साइन 1 और ये हो जाएगा हमारा साइन 2, ठीक है। तो हमें इस वाले के लिए फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 0 HP और 1 0, ठीक है। एक तरह से क्या मैट्रिक्स है तो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, ये हो जाएगा 0 a स्टार 0 और ये हो जाएगा 1 0, ठीक है। क्योंकि ये ब्रा है तो ब्रा को हम एज इस तरह से लिखते हैं, मतलब रॉ में लिखते हैं, और कैट को हम कॉलम में लिखते हैं, तो हमने इस तरह से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं इसको जब मैं आपको ऑपरेटर समझाऊंगी तब और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, कैट और ब्रा ऑपरेटर समझाऊंगी तब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्रा लिखते हैं तो उसको हम रो में लिखते हैं और कैट को हम हमेशा कॉलम में लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको ये मैट्रिक्स है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से भी लिखा हुआ है। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1 0 0 a स्टार 0 और 1 0, ठीक है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 1 0 a 0 0, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, और a स्टार इज a स्टार, ठीक है। अब 1 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आएगा, क्योंकि 1 0 0 और 0 a स्टार 0, तो इसका आंसर क्या आएगा
जीरो। तो फर्स्ट E1 का जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है इसका आंसर कितना आ रहा है 0। अब हम E2 के लिए फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है जब यहाँ पर En1 होता है तो यहाँ पर भी क्या होता है साई n होता है h प्राइम साई n, ठीक है। यदि ये 2 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 आएगा। तो फंक्शन जो भी फंक्शन है उसका साई 2 गिवन हमें क्वेश्चन में कितना है 0 1। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर रख देंगे 0 1 h प्राइम 0 1, ठीक है। क्योंकि ये ब्रा में है तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे, h प्राइम इस तरह से हो जाएगा और 0 1 को कॉलम में इस तरह से लिख देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है ए, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 0 1 वापस लिख कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका भी क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। तो ये गलत लिखा हुआ है, ये है 0। तो E1 और E2 का फर्स्ट एनर्जी करेक्शन क्या आ रहा है 0। और एनर्जी करेक्शन देखते हैं तो इसका फॉर्मुला देखते हैं। तो E हमको पता है En2 क्या होता है समेशन ऑफ n इज नॉट इक्वल टू m। यदि यहाँ पर En है तो यहाँ पर भी क्या आता है En 0 माइनस Em 0 और अब ऊपर क्या आता है साई m एच पी साई n के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो यदि यहाँ पर n है तो यहाँ पर n होता है, उसके अलावा जो भी स्टेट होती है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है एक तो ये वाली स्टेट है और एक ये वाली स्टेट है। तो यदि हमने इसको 1 माना है साई 1 या फाई 1 जो भी है तो ये क्या हो जाएगी फाई 2 हो जाएगी, ठीक है। यदि हमें E1 निकालना है तो यहाँ पर आएगा पहले फाई 1 और उसके अलावा जो भी है वो क्या आएगा यहाँ पर फाई 2 आएगा, क्योंकि ये E1 है तो यहाँ पर E1 0 माइनस E2 0 आएगा, ठीक है। और इसके मॉड का स्क्वायर आएगा तो ये तो यहीं पर आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसको हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो फाई 2 क्या है हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में 0 1 0 A स्टार 0 और फाई 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 0, ठीक है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इसके मॉड का स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 0 और A स्टार और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब इसके साथ तो क्या आएगा A स्टार, ठीक है। तो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं E1 के लिए हम करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है A स्टार के मॉड का स्क्वायर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इसके मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा E1 0 माइनस E2 0। अब हम E2 के लिए देखते हैं। तो E2 के लिए हम देखेंगे क्या होता है, यहाँ पर पहले फाई 2 आएगा HP आएगा और यहाँ पर क्या आएगा फाई 1 आएगा के मॉड का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा E2 0 पहले आएगा एंड देन फिर E1 0 आएगा। अब हम पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाई 2 क्या है 0 1 और HP क्या है 0 A स्टार 0 और फाई 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये A 0 आएगा और 1 0 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा A और A का स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर सेम है, बस इसके डिनोमिनेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू।